नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के साथ के सामने मोदी चल के सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब गोदी मीडिया ने भी भाजपा के खिलाफ कर दिया बगावत। बताएंगे आपको कैसे आपस में ही कलेश शुरू हो चुका है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताएंगे कौन से न्यूज से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और क्या जांच पड़ताल भी होने वाली है। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के बाद कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जलवा कम हो गया है। दोस्तों, इसी के साथ में बताएंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी क्या देश में सरकार बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। उनकी ओर से दी गई जानकारी के बाद विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा गया है गठबंधन की बैठक में, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। और चुनाव के बाद अचानक से एनडीए गठबंधन में जबरदस्त बिखराव देखने को मिल रहा है दोस्तों। और बीजेपी के अंदर भी कई सारे नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता ही अब नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने की कर रहे हैं मांग, एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि शेयर मार्केट में एग्जिट पोल के नाम पर किए गए घपले की जांच होनी चाहिए और विपक्ष को पहली बार अपनी शक्ति का एहसास कराना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लेके चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की शक्तियां कम होने के बाद और मेजॉरिटी से पीछे हटने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी से मीडिया भी बगावत करना शुरू कर चुका है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिली कम सीटों के बाद और नरेंद्र मोदी बीजेपी मेजॉरिटी से पीछे रहने के बाद अब मीडिया के अंदर आपस में ही सिविल वॉर छिड़ गया है। आपको बता दें कि जी न्यूज ने ओपनली यानी खुलकर रजत शर्मा का नाम लेकर और एबीपी न्यूज के मालिक और आज तक के मालिक का नाम लेते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जी न्यूज ने ओपन सवाल उठाए हैं और रजत शर्मा के इंडिया टीवी को लेकर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, आरोप लगाया गया है कि नरेंद्र मोदी से पैसा लेकर क्या एग्जिट पोल रजत शर्मा की टीम ने किया है, उनके न्यूज चैनल ने किया है। इससे लाखों करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए हैं। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं और जी न्यूज की ओर से इसी तरीके से इन सारे लोगों को एक्सपोज करने की मांग करते हैं तो अपनी राय जरूर लिख बताएं, क्योंकि मीडिया के अंदर एक जबरदस्त फूट देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी और भाजपा की शक्ति कम होते ही अब मीडिया ने बगावत करना शुरू कर दिया है और एक के बाद एक आपस में ही कलेश देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और खुलकर नाम लेकर अब अपने ही सब लोग मिलकर काले कारनामों की पोल खोल रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 10 साल में नरेंद्र मोदी ने जितनी तस्वीरें खिंचवाई लगभग सारी तस्वीरों के अंदर उनकी खुद की अकेली तस्वीरें दिखाई देती थी दोस्तों। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के कई सारे तस्वीरें बीते दिन जो जारी की गई उसमें कोई ना कोई उनके तस्वीरें उनके साथ दिखाई दे रहा है। वो पेड़ को पानी दे रहे हैं। इसमें भी जो तस्वीर जारी की गई है दो लोग और मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अब सीख गए हैं कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी गठबंधन की सरकार चल पाएगी। इसके बाद लोगों ने कहा कि 10 साल में पहली बार बनारस के सांसद 2 कार्यक्रम में एक ही कपड़ा पहने हुए दिखाई दिए हैं। यानी दिन में 4 अलग अलग कार्यक्रम के लिए 4 अलग अलग कपड़े पहनने वाले नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अलग अलग कार्यक्रमों में एक ही तरीके के कपड़े पहने जाने को लेकर लोगों ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने पूरे दिन में एक ही कपड़ा पहन रखा था। यह देश में पहली बार हो रहा है। शायद समझ में आ गया है कि बैसाखी की सरकार इस बार चला रहे हैं, अपने दम पर बीजेपी की सरकार नहीं चल रही है तो थोड़ा झुककर रहना पड़ेगा। साथ साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए बीते दिन पहुंचे। सभी बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया है। दोस्तों, दोनों नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक दूसरे से मिले तो जोरदार तरीके से गर्मजोशी से मुलाकात हुई। इसके बाद अखिलेश यादव को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक में जोरदार तारीफ भी की गई। लेकिन जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार सूत्रों ने दावा किया है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि पोस्ट पोल अलायंस बनाकर सरकार बनाई जाए। यानी अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू खुद से आकर सरकार बनाने के लिए अपील करेंगे तो ही सरकार बनाने के लिए दोनों नेता तैयार है, वरना एक मजबूत विपक्ष के साथ ओपोजिशन में बैठने को तैयार है। यानी दोस्तों, एक मजबूत ओपोजिशन का बीजेपी को झलक दिखाना है। यही बड़ा कारण है कि दोनों नेता तैयार है पूरा संघर्ष करने के लिए और ये एक तरीके से अच्छी स्ट्रेटजी भी हो सकती है अगर ओपोजिशन इस बार मजबूती के साथ विपक्ष में बैठेगा और नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाएगा। और नरेंद्र मोदी पता है आपको कि मेजोरिटी उनको प्राप्त नहीं है, तो इसके बाद ओपोजिशन अपनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े मुद्दों पर घेर सकता है। दोस्तों, आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का समूल पूरी तरीके से विनाश हो सकता है और यही इंडिया गठबंधन के लिए असली जीत होगी। आपका क्या मानना है? क्या दावेदारी करनी चाहिए सरकार बनाने को लेकर या फिर वेट एंड वॉच की स्थिति अपनानी चाहिए या फिर ओपोजिशन में बैठना चाहिए? दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जब भी हार होती है मायावती सबसे पहले ठिकरा मुस्लिम समाज के लोगों पर फोड़ती है। एक बार फिर से मायावती ने मुस्लिम समाज को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुसलमानों को सोच समझ कर टिकट देंगे ताकि भविष्य में पार्टी को भयंकर नुकसान न झेलना पड़े। मुस्लिम समाज ने बीएसपी को फिर से नहीं समझा, यानी बीएसपी ने इतने सारे टिकट दिए थे, इसके बावजूद मुस्लिम समाज की ओर से उनको समर्थन नहीं दिया गया है, बीएसपी को सपोर्ट नहीं किया गया। इससे मायावती काफी ज्यादा नाराज है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से कहा गया कि बसपा और बीजेपी की आपसी मिलीभगत का परिणाम भाजपा की 0 सीट, क्योंकि जनता भी जानती है, समझ जाती है कि बीजेपी और बीएसपी की 60 गांठ है। अपनी हार के लिए हर बार मुस्लिम समाज को 2 सीट ठहराना अनुचित है। बीजेपी से पैसा लेकर डटकर 60 गांठ करने से कब तक राजनीति करती रहेंगी बहन जी? अब तो दलितों पिछड़ों ने भी बीजेपी के साथ आपके 60 गांठ की राजनीति को समझ लिया है। इसलिए दलित पिछड़ा भी आपसे चिटककर समाजवादी पार्टी और पीडीए के साथ एकजुट हो गए हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। मायावती के द्वारा की गई इस टिप्पणी पर आप लोगों की जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ साथ फतेहपुर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री लोकसभा सीट से चुनाव हार गई। 2 बार लगातार सांसद रही साध्वी निरंजन के हार के बाद वो भीतर घात का आरोप लगाने लगी है और चिन्हित किया जाने की बातें कर रही है। यानी संगठन में बताएंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने मिलकर साजिश रचते हुए उनको चुनाव में हराया है, भीतर घात की गई है। साध्वी निरंजन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर रही थी दोस्तों। उनकी हार से ये स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्री को भी जनता सत्ता में नहीं देखना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि फतेहपुर की जनता का आभार है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता
नेताओं ने भीतर घात किया। इस तरीके का आरोप लगाना ही इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी में जमकर फूट देखने को मिलेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के समीकरण पूरी तरीके से पलट दिए हैं दोस्तों, उसके बाद बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित सदमे में आ गए हैं। यही बड़ा कारण है कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जो एक साथ इंडिया गठबंधन की बैठक में मिले तो दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार करते हुए अभिवादन किया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जमकर प्रचार प्रसार किया और बैकग्राउंड में प्रियंका गांधी की ओर से पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई। किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, कौन सा कैंडिडेट चुनाव में उतरेगा और कौन से मुद्दों के इर्द गिर्द राजनीति होगी, ये पूरा तय किया गया था। इसके बाद उन्होंने कई जगह रोड शो भी किया और दोनों नेता एक दूसरे को जिस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं, साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों नेताओं को पता है कि उन्होंने किस तरीके की भूमिका निभाई है और कैसे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया है। पिछले कई सालों से लगातार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। एक एक कार्यकर्ताओं से उनकी जान पहचान है और वो लगातार यूपी में कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने में लगी हुई थी। और इसके बाद अखिलेश यादव भी लगातार दिन रात रैलियां करते हुए उन्होंने पूरी स्थिति को पलट डाला है। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वाराणसी के अंदर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के घमंड टूटने के बाद बैनर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, घमंड टूटने की बधाई ईशान श्रीवास्तव इस तरीके से पोस्ट किया गया है, यानी समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष युवाजन सभा उत्तर प्रदेश की ओर से यह पोस्ट किया गया और बीजेपी के घमंड टूटने पर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के अपने लोगों को ही अब दुत्कारना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में 10 साल के बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक गहमागहमी देखने को मिल रही है। आगे की रणनीति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस सपा वाले इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रीय राजधानी के अंदर अलग अलग बैठकें बुलाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बैठक में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओपी राजभर को नहीं बुलाया गया और उनके साथ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने गठबंधन तोड़ दिया है। दोस्तों, इससे पहले ओपी राजभर को बीजेपी अपने साथ में लेकर घूम रही थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजभर वोटों के लिए ओपी राजभर को बीजेपी ने जमकर चढ़ा रखा था। उनसे रैलियां कराई जा रही थी, रोड शो कराए जा रहे थे, लेकिन अंततः रिजल्ट ये सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ट्रांसफर होने दूर की बात समाजवादी पार्टी के समर्थन में बड़ी संख्या में वोटर कंसोलिडेट हो गए और अब भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है तो ओपी राजभर से दूरी बनाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन उन्हें पता चलना चाहिए कि राजभर एक मंजे हुए नेता है, वो जानते हैं कि किस तरीके से अलायंस बनाना है और किस तरीके से दूसरे पार्टी के समर्थन से चुनाव जीतना है। अखिलेश यादव को यह पहले ही भनक लग गई थी तो उन्होंने लोकसभा में कोई गठबंधन ही नहीं किया था। दोस्तों, इसी के साथ में आपको बता दें कि स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री को सबसे बड़ी हार मिली है। बीजेपी के कैबिनेट में पिछली बार जो मिनिस्टर थे, नरेंद्र मोदी के जो मिनिस्टर थे, करीबी नेता थे, उन सभी को भारी शिकस्त मिली है। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा बुरी तरीके से चुनाव अगर कोई हारा है तो स्मृति ईरानी चुनाव हारी है, जिनको 1,67,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव हरा दिया। अर्जुन मुंडा को कुंती झारखंड के अंदर 1,49,000 वोटों से चुनाव हरा दिया गया। आरके सिंह को बिहार में 59,808 वोटों से चुनाव हरा दिया गया। आरके सिंह उस बिहार में चुनाव हार गए जहां पर लगभग सारी सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही थी। दोस्तों, एनडीए गठबंधन ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। अजय मिश्रा टेनी को भी 34,000 के वोटों से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। साजन रंजन ज्योति भी हार गई। संजीव बालियान जैसे दिग्गज नेता बीजेपी के वो भी चुनाव हार गए दोस्तों, और महेंद्र नाथ पांडे भी चुनाव हार गए। राजीव चंद्रशेखर भी बुरी तरीके से चुनाव हार गए। इसके बाद लोगों ने कहा कि ये लोग पाताल लोक में चले गए, यानी स्मृति ईरानी चुनाव नहीं हारी है बल्कि भारी अंतर से चुनाव हारी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये तो पाताल लोक में चले गए हैं, यानी इतनी बुरी हार इनकी हुई है। इस पर अजीत अंजुम बोले, कहा पाताल लोक की प्रस्थान करने में स्मृति ईरानी नंबर 1 है, यानी सबसे बुरी हार तो उन्हीं की हुई है। साथ साथ दोस्तों, नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के दौरान लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि मुस्लिम आरक्षण को लागू नहीं होने देंगे, ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण नहीं देने देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस बैसाखी के सहारे देश के अंदर सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के सहारे चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र में आंध्र प्रदेश के अंदर मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का वादा किया था। तो सवाल यह है कि दोनों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बताना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी आरक्षण देने देंगे या फिर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे या फिर उन्होंने मुस्लिम से किया वादा अपना पलटी मारेंगे। ये जवाब उनको देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी को एक साथ बैठकर इस पूरे मामले पर सेटलमेंट करनी चाहिए, जनता को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, तो लिखिएगा जरूर। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने लोकसभा चुनाव के नतीजे के दूसरे दिन बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे की मांग करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से हम इस्तीफे की मांग करते हैं। मोदी के खिलाफ जनादेश जनता ने दिया है, लेकिन वो डेमोक्रेसी को डेमो कुर्सी बनाना चाहते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि वो अपने खिलाफ आए जनादेश को बर्बाद करने पर आमादा है। जयराम रमेश ने 1962 के बाद किसी भी सरकार के तीसरी बार सत्ता में लौटने के प्रधानमंत्री मोदी के दावे को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में 364 सीटों के साथ और 1957 में 371 सीटों के साथ और बाद में 1962 के अंदर 361 सीटों के साथ सरकार बनाई थी और प्रधानमंत्री चुने गए थे। रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि निवर्तमान प्रधानमंत्री और कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं। देश ने उनके खिलाफ प्रचंड जनादेश दिया है, लेकिन ये डेमोक्रेसी को डेमो कुर्सी बनाना चाहते हैं। रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2024 में 240 सीटें उनको मिली है और वो अपने आप को जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दावा किया कि ये परिणाम ये संकेत है कि भगवा पार्टी के पक्ष में किए गए प्रचार को लोगों ने खारिज कर दिया है। चुनाव को लेकर विजयन ने कहा कि लोगों को बांटने के लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल कर आसानी से आगे बढ़ने के बीजेपी के भ्रम को जनता ने तोड़ दिया है। उन्होंने बयान देते हुए त्रिशूर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है, इसका गहन मूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की ये जीत रही बल्कि बुरी तरीके से हार है। नैतिकता के आधार पर ये तो बुरी तरीके से हार गए हैं।
साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ एक बैठक प्लेन के अंदर ही की है दोस्तों। इसके बाद चर्चाएं ये है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को एक ऑफर देना चाहते हैं सरकार बनाने का, और इसके बाद वो देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको कौन कौन सी सीटें ऑफर कर रही है, मंत्रिमंडल ऑफर कर रही है और कहां आने वाले दिनों के अंदर सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में मौजूद थे दोस्तों। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी के सामने रखा जाएगा। देखते हैं बीजेपी से स्वीकार करती है नहीं करती, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता है जो काफी सूझबूझ के बाद डिसीजन लेते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को अभी केवल नेगोशिएशन के टेबल पर लेकर आना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि बीजेपी उनको क्या ऑफर कर रही है, और जिस दिन नीतीश कुमार को लगा कि इससे ज्यादा इंडिया गठबंधन में मिलेगा और बिहार को स्पेशल स्टेटस भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार को दिया जा सकता है और इंडिया गठबंधन के समर्थन से दिया जाता है, उसी दिन सब कुछ पलट जाएगा दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी को हटाकर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की दावेदारी कर देगा। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के मजबूत गढ़ में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त वापसी हो गई है और एक बहुत बड़ा केस स्टडी बन गया है। महाराष्ट्र हमेशा कांग्रेस पार्टी का स्टेट कहा जाता रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र और हरियाणा वो क्षेत्र है जहां पर हमेशा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी बुरी सी बुरी स्थिति में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन 2014 और 2019 के अंदर ऐसा देखा नहीं गया था। लेकिन 2024 में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है दोस्तों। 2014 में कांग्रेस पार्टी मात्र 2 सीटें जीत पाई थी, 2019 में मात्र 1 MP बन पाया था, लेकिन 2024 में 14 सीटें जीत कर आए हैं और ये कांग्रेस पार्टी ने अपने भाग्य का परिवर्तन कर दिया है। महाराष्ट्र के अंदर अपने पुराने गढ़ को वापस छीन लिया है। साथ प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अंदर 17 रैली की, जिसमें से 14 उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। पूरी डिटेल देते हुए बताया गया है कि चंद्रपुर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी सुधीर के लिए वोट मांगने के लिए गए थे, पराजित बीजेपी का उम्मीदवार हो गया। रामटेक में राजू पारवे के लिए गए थे, वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा। रामदास तड़से के लिए वर्धा में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, यहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ा। नांदेड़ में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा मोदी के प्रचार के बावजूद। सतारा में भाई बीजेपी को जीत मिल गई, पुणे में जीत मिल गई, कल्याण में जीत मिल गई। बाकी की सारी सीटों पर जहां जहां नरेंद्र मोदी के पैर पड़े, जहां जहां मोदी ने प्रचार किया, वहां वहां जबरदस्त हार हुई है। इसी से समझ में आता है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में कितनी ज्यादा नाराजगी है। साथ साथ भगवान राम को अयोध्या में स्थापित करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो पोस्ट किया गया था, इसमें भगवान राम को नरेंद्र मोदी का उंगली पकड़कर मंदिर की तरफ जाते हुए दिखाया गया था। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेट ने एक और कार्टून बनाया है जिसमें भगवान राम नरेंद्र मोदी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए आउट कह रहे हैं, यानी अयोध्या से बाहर जाओ, इस तरीके से कह रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेट ने लिखा कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, बिल्कुल भेजा है, अयोध्या से सीधा बाहर। नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिन्होंने चुनाव जीता है, जिसमें एक है विशाल पाटिल जो सांगली से मैदान में उतरे थे, कांग्रेस पार्टी के बागी नेता है जो चुनाव जीते हैं। पप्पू यादव जो पूर्णिया में चुनाव लड़े थे, कांग्रेस पार्टी के हैं, वो भी चुनाव जीत गए हैं। यानी 2 तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिल ही गया है। इसी के साथ में अब्दुल राशिद शेख बारामूला से चुनाव जीते हैं, मोहम्मद हनीफा लद्दाख से चुनाव जीते हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और बाकी जो अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी सपोर्टर है, वो खदूर साहिब से मैदान में उतरा था, चुनाव जीतने के बाद हो सकता है बीजेपी को सपोर्ट कर दे और इसके बाद बीजेपी की ओर से फायदा पहुंचाया जाए। साथ साथ सरबजीत खालसा फरीदकोट से चुनाव जीत कर आए। तो कुल मिलाकर दोस्तों सवाल यह है कि जितने भी निर्दलीय मैदान में उतरे थे और चुनाव जीत कर आए थे, उसमें ज्यादातर तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। बीजेपी को यहाँ भी निर्दलियों का समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा और ये साफ तौर पर संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर भी अगर बीजेपी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से अलग बहुमत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी तो ये सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्यादातर निर्दलीय नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ है। साथ साथ लोकसभा चुनाव के मंगलवार को आए नतीजे में 73 महिलाएं चुनी गई। 2019 के आम चुनाव में 78 महिलाएं चुनी गई थी। देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने इस बार वोट डाले हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 11 महिलाएं चुनाव जीत कर आई है, यानी ममता बनर्जी जो बोलती है वो करके दिखाया है उन्होंने। लेकिन सवाल यह है कि देश भर के अंदर मात्र 73 महिलाएं चुनाव जीत कर आई है, जो अच्छी स्थिति नहीं है। 2029 के चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व होने वाली है, तो मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। साथ साथ बॉलीवुड के एक्टर रणवीर कपूर स्टारर रामायण की काफी चर्चा होने वाली है। फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर एक नया विवाद खड़ा किया गया है दोस्तों। दीपिका चिखलिया नहीं चाहती है राम का रोल रणवीर सिंह करे, यानी फिर से फिल्मों के अंदर कौन कौन सा रोल करे, इससे लेकर अब दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। इससे पहले भी रणवीर सिंह का कई सारे मामले में विरोध किया गया। हर फिल्मों में अपने तरीके से लोगों को पोर्ट्रे करने की मांग को लेकर बार बार भारत के अंदर लोग सवाल खड़ा करते रहे हैं। फिल्म बनाना लोगों का एक व्यक्तिगत अधिकार होता है, जब तक वो कोई गलत नहीं दिखा रहे तब तक उनको अधिकार है फिल्म बनाने का। लेकिन इसके बावजूद बाहर से कई सारे दबाव बनाए जाते, किसको करना चाहिए किसको फिल्म नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की बातें भी की जाती है। साथ साथ दोस्तों चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन की बैठक के बाद लौट रहे थे, तब सीएम स्टालिन से उनकी मुलाकात हुई है दिल्ली एयरपोर्ट पर। यह बड़ी जानकारी है दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू और डीएमके के नेता एमके स्टालिन के बीच में मुलाकात कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू काफी करीबी है एमके स्टालिन के और एमके स्टालिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए काफी ज्यादा तत्पर है दोस्तों। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के साथ उनके मुलाकात को लेकर मामला काफी दिलचस्प और काफी अदाब चर्चा का विषय बन गया है दोस्तों। इस बीच तेजस्वी यादव नीतीश कुमार ने भी मुलाकात की थी, तो क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा गच्चा देने की तैयारी कर रहे हैं? आपकी जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन में कोई भी राजनेता प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावला नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में मोदी जी को अकेले प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, इससे कम पर मोदी जी तैयार नहीं है। यही जमीन और आसमान में फर्क है, दोनों गठबंधन में फर्क है। मोदी जी गृह मंत्री या रक्षा मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद भी ऑफर करने के लिए है और इसीलिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को
साथ में लाने के लिए अगर किसी गठबंधन में सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई दे रही है तो वो इंडिया गठबंधन है, ना कि एनडीए गठबंधन है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के हिसार के अंदर लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आने वाले भवानी खेड़ा विधानसभा के 74 नंबर बूथ पर ईवीएम को लेकर घमासान मच गया। इस बूथ पर तैनात प्रिसाइडिंग ऑफिसर की गलती की वजह से बूथ पर डाले गए वोटों को रद्द करना पड़ा। यही वजह है कि इस बूथ का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। दरअसल 25 जून को वोटिंग शुरू होने से पहले कराए गए मॉक पोल को डिलीट कराए बिना ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग शुरू करवा दी। 4 जून को काउंटिंग के दिन ईवीएम खोली गई तो यहाँ पर वोट पोल बूथ के कुल वोट से ज्यादा मिले। अधिकारियों ने इसकी जांच की तो पता चला कि मॉक पोल को रद्द कराए बिना ही मतदान करा दिए गए। बूथ का रिजल्ट जारी होने नहीं देने पर भवानी खेड़ा से बीजेपी के विधायक और मंत्री बिशंबर वाल्मीकि ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की हल्के में जीत हुई है लेकिन अधिकारी ईवीएम का रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। भवानी खेड़ा विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को 64,286 वोट मिले जबकि बीजेपी के उम्मीदवार रंजीत चौटाला को 64,004 वोट मिले। यहाँ पर जयप्रकाश 282 वोटों से जीत गए और इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या इस दावे का समर्थन करेगी और क्या कोई कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने 5-5 सीटें जीती है। 2014 के बाद राज्य में बीजेपी का यह सबसे खराब प्रदर्शन है। पार्टी ने 2014 में मोदी लहर में प्रदेश की 10 में से 7 सीटें और 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी। लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप करने का दावा करने और मैदान में उतरी बीजेपी 5 सीटें गवा बैठी है। हरियाणा में उसके साथ कोई सहयोगी मौजूद नहीं था, अकेले बीजेपी मैदान में उतरी थी। हरियाणा में इस प्रदर्शन के लिए केंद्र से ज्यादा राज्य सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है और किसानों के आंदोलन के कारण हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हैं। हरियाणा में बीजेपी के जो नए सांसद बने हैं उसमें करनाल से जीत गए मनोहर लाल खट्टर, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल चुनाव में जीत गए हैं जो कांग्रेस पार्टी के पहले नेता थे, फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया और टिकट दिया गया। राव इंद्रजीत गुड़गांव से फिर जीत गए, कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से जीत गए, धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव जीत गए हैं। सत्ता विरोधी लहर के कारण बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। इसी के साथ में रायबरेली में राहुल गांधी से हार के बाद मंत्री इतने ज्यादा भड़क गए दोस्तों की जनता को ही अब धमकी खुलकर देने लगे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली में राहुल गांधी से मिली करारी हार के बाद बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों से 1 साल की छुट्टी ले ली है। उन्होंने कहा कि जब जनता दर्शन कार्यक्रम को रोककर अपने परिवारों की जिम्मेदारी पूरा कर लेगी, मेरी तरह राहुल गांधी भी हर शनिवार और रविवार को जनता दर्शन करे, रायबरेली की जनता के सुख दुख और शादी विवाह में शामिल हो। इसके बाद उन्होंने कह दिया कि 1 साल तक अपनी जिम्मेदारियों को राहुल गांधी को सौंपने की बात कहते हुए दिनेश सिंह ने कहा कि जिन 3 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया है अब उनके लिए ही काम करूंगा। जिन लोगों ने राहुल गांधी को वोट दिया है उनके लिए अब वह अपना उत्तरदायित्व पूरा करे। यानी राहुल गांधी से ये बातें कही जा रही है, एक तरीके से दोस्तों जनता को धमकी दी जा रही है कि उन्होंने क्यों नहीं मंत्री जी के समर्थन में वोट किया और वो बुरी तरीके से भड़क गए हैं। केवल जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनके समर्थन में काम करने की बातें कर रहे हैं क्योंकि वो मंत्री है तो उनके पास क्षेत्र की जिम्मेदारी है, तो इस तरीके से लोगों को धमकाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से आए परिणामों से जाहिर है कि लोग समझ चुके हैं बीजेपी के हाथ में प्रदेश हमारा सुरक्षित नहीं है। डिंपल यादव ने संवाददाताओं से बात करते हुए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से नकार दिया है, पूरी तरीके से नकार दिया है। केंद्र में विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ कि इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है, गठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। अब ये नेताओं पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके का तालमेल करके आगे बढ़ते हैं। साथ साथ जेपी नड्डा ने कहा था कि उनको आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी और 240 पर आकर अटक गई, तो अब माना जा रहा है कि आरएसएस के लोग भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएंगे और कई सारी बैठकें अगर आरएसएस और बीजेपी की होगी तो बताया जाएगा आरएसएस के द्वारा कि उनकी बीजेपी की राजनीति में क्या हैसियत है और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर अपनी हैसियत पर कितना चुनाव जीत सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के नेता जो आरएसएस को पूरी तरीके से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को आरएसएस से बड़ा बताने की कोशिश कर रहे थे, वो आरएसएस के सामने झुकेंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी के लोग आरएसएस का जाप जपने लगे और हो सकता है कि कोई आरएसएस का पुराना नेता भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता बन जाए। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को सेल्फ एनालिसिस करना है। दोस्तों ऐसी एक सीट है बेंगलुरु रूरल की जहां पर पार्टी को लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश यहां पर मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन जिस तरीके का नतीजा सामने आया है पार्टी से शौक है कि ऐसा कैसे हो गया, इतने बुरी तरीके से वो चुनाव कैसे हार गए। भाजपा का उम्मीदवार यहां चुनाव जीत गया है। अब पूरे मामले पर अवलोकन किया जा रहा है और एक बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी जब इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे तो कोलकाता में रवाना होते वक्त उन्होंने कहा कि सामूहिक फैसला लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले बैठक होने दीजिए, इसके बाद जो भी निर्णय होगा सबको बताएंगे। कुछ तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, कुछ बिहार से, कुछ पंजाब से, सब लोग आकर बैठकर निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। तृणमूल कांग्रेस 29 सीटों के साथ एक बड़े किंग मेकर के तौर पर मैदान में है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व पश्चिम बंगाल में जितनी बड़ी सफलताओं की उम्मीद लगाए बैठा था, राज्य में तृणमूल कांग्रेस ने सारे उम्मीदों को फेल कर दिया और भाजपा के बड़े बड़े दावे को फेल कर दिया। राज्य में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सत्ता में आने से रोका है। साथ साथ हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राजस्थान में बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावनाएं हैं। सियासी विश्लेषक और वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है। यही नहीं बल्कि दोस्तों संभावनाएं जताई जा रही है कि भजन लाल शर्मा को आने वाले महीनों के अंदर
कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस में भी बड़े बदलावों की संभावनाएं जताई जा रही है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बदलने को लेकर भी चर्चा चल रही है। साथ साथ बीजेपी के लोगों ने 7 जून को बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों और एनडीए घटक दलों के पार्टी के नेताओं के कोऑर्डिनेशन के लिए दिल्ली में बैठक बुलाने का ऐलान किया है। 8 तारीख को नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं। इसके बाद 9 तारीख को आंध्र प्रदेश के अंदर भी शपथ ग्रहण समारोह होगा और हो सकता है कि इसके बाद उड़ीसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करे। देखना यह है कि तीनों शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए गठबंधन एकजुट रहेगा या केवल नाम मात्र के लिए अभी गठबंधन दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों के अंदर ये भी टूट जाएगा। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।